Hello students, so let's start today's lecture. हमने previous sessions में national income one of the most important concept in economics. अच्छा नहीं लगता यार क्लासेस हैं. हम्म, पहले लेक्चर में ठीक था. ठीक है. I am Sajan Keshri and today we are going to start with already started in the previous session what economics national income, that is chapter number 7A. हमने इस प्रीवियस सेशंस में नेशनल इनकम के बारे में काफी कुछ समझा कि कैसे हम लोगों की इनकम दो तरीके से मेनली हम कैलकुलेट करते हैं. एक तो हम उनके एक्सपेंडिचर को देखते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं यार क्या छाप रहा होगा, और दूसरा हम ज्यादा क्लोज है तो हम उनकी सोर्सेस ऑफ इनकम से हम पता करते हैं कि कहाँ कहाँ से इनको पैसे आते हैं, तो उसको हम टोटल करके क्या लगा लेते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि एक्चुअली उनकी इनकम कितनी होगी. द सेम वे जैसे एक नॉर्मल इंसान की आप इनकम का एस्टिमेशन लगाते हो, इसी तरह भारत सरकार एंड सीएसओ. व्हाट इज सीएसओ? एनीवन हु इज सीएसओ? कुछ तो बता रहे हो सर, रॉकेट साइंस बता दिया आपने. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या करती है इस देश के अंदर, देश की इनकम को कैलकुलेट करने का उसी सिस्टम से कोशिश करती है. उसमें एक और है कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको भी देख के हम क्या निकाल सकते हैं, किसी की इनकम निकाल सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस 24 घंटा इसकी चलती है तो भाई कितना छाप रहा होगा. तो उस प्रकार से अपन क्या बोल सकते हैं, उसके प्रोडक्शन को देख के भी अपन क्या निकाल सकते हैं, नेशनल उसकी पर्सनल इनकम. उसी तरह अपन देश की इनकम भी कैसे निकालते हैं, सबकी प्रोडक्शन को अपन क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे. देयर आर थ्री मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम. वन इज द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मेथड, जिसको अपन बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग. सेकंड आता है इनकम फैक्टर, जो अपन बोलेंगे सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें फैक्टर्स ऑफ इनकम को इसके अंदर कंसिडर किया जाता है. फैक्टर्स ऑफ इनकम लाइक, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इनकम? कौन से फैक्टर्स ऑफ इनकम है बताओ. फैक्टर्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. इनको हम क्या देते हैं, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिल जाता है. राइट. एंड द सेम वे एक्सपेंडिचर मेथड में हमने काफी डिटेल में अंदर घुस घुस के पढ़ा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस टी. और यही जो कंसेप्ट है वो चल के हमको आगे थोड़ा सा अभी आज ही के लेक्चर में हेल्प होगा. क्या है, एक बार सब साथ में बोलेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस टी. सो दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड. और कुछ डेफिनेशन दी हुई थी, कुछ प्रिकॉशंस आप सबको पता है कि प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं. सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करना चाहिए, सेकंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करना चाहिए, फिर सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बॉन्ड्स को नहीं करना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और क्या था, इनडायरेक्ट को लेस करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे, और क्या था. ठीक है. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो प्रिकॉशंस में हमको हर जगह कॉमन पॉइंट्स है उसको हमको इंक्लूड करना है. टुडे वी आर गोइंग टू, और हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी देखा कि कैसे हाउस होल्ड से इनकम निकल के किसके पास जाती है, बिजनेस ओनर कैसे हाउस होल्ड को पेमेंट करते हैं, और हाउस होल्ड ओनर फिर से वही पेमेंट को किसको देते हैं, बिजनेस ओनर, किसको देते हैं, बिजनेस ओनर को देते हैं, और बिजनेस ओनर फिर से किसको देता है, हाउस होल्ड को. एंड दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम. आज हम देखेंगे डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. पहले प्रीवियस बुक्स में, ये अभी अपडेटेड लेटेस्ट बुक है, तो उसमें काफी और आइटम्स दिए हुए थे कि जो कि काफी इन लाइन विद थे आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस से, लेकिन अभी उसमें से काफी कुछ पार्ट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पास रखी गई हैं. हम हर एक चीज को काफी अच्छे से समझते हैं. आपको आज के बाद ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. कहाँ गए, कहाँ चला गया ये, नहीं 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 नहीं, यही है. सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक के बारे में समझते हैं. क्या लिखा हुआ है, नेट का मतलब होता है माइनस डेप्रिसिएशन, और नेशनल में जब आता है, नेशन की बात ये आएगी, तो एक जस्ट रेफरेंस दे देता हूं, प्लस आर माइनस पी आएगा. ओके. हम अपने चार्ट में पहले चलते हैं एक बार, और उसी में सब कुछ मेनली लिखा हुआ है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, अंदर का कोई भी कंटेंट हम नहीं पढ़ रहे, कि ग्रॉस मतलब ओवरऑल, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया गया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट.
It is a gross market value of all final goods and services produced in a domestic territory of a country for 1 year. एक साल के अंदर देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं किसमें, मार्केट वैल्यू में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी जो हमने अभी भी देखा था, मैंने यहां पास आपको दिखाया एक्सपेंडिचर या आउटलेट मेथड में। C प्लस आई प्लस जी, तो यहां पर C क्या था, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I स्टैंड फॉर डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। C प्लस आई प्लस जी। कंजम्पशन में क्या आ रहा था हमारे, पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल ऐसे कुछ आ रहा था, ध्यान आ रहा है कुछ, हाँ, जो हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और कुछ इमीडिएटली कंज्यूम हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में ध्यान आ रहा हूं, मैंने बोला था सेविंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेविंग करोगे फिर उसके बाद आप कुछ बड़ा क्यों सेविंग करते हो, सेविंग क्यों कर रहे हो, आपको अपना बड़ा बिजनेस डालना है, आपको अपनी बड़ी शादी करनी है, आपको बड़े कहीं घूमने जाना है, घूमने नहीं आएगा, कोई आपको बड़ा शॉप अपन को करना है या कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, फ्लैट बाय करना है, तो व्हाट इज दैट, स्मॉल सेविंग से आप क्या करते हो, कोई बड़ा आप बिग इन्वेस्टमेंट करते हो। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड फाइनल कंजम्पशन। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते थे, ध्यान आ रहा है, पढ़े थे हम। एक होता है क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने में, मेंटेन करने में कंज्यूम हो जाता है एक्सपेंडिचर, जैसे ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, मिलिट्री, वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या, नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में क्या हो जाता है, इनका अमाउंट कंज्यूम हो जाता है, किसका, गवर्नमेंट का। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रोड, रेलवे, डैम्स, हॉस्पिटल्स, ये सब क्या आएंगे, इनके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट होके कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है। समझ में आया, ये तीनों एक्सपेंडिचर को जब ऐड करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इनका भी रोल है। प्लस हमने बात किया था एक्स माइनस एम भी लिखा है, दैट इज एक्सपोर्ट, हमने जो किया है गुड्स, हमने कंज्यूम नहीं किया। देखो, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, हम ये किसके पॉइंट ऑफ देख रहे हैं, कंजम्पशन। तो क्या जो गुड्स को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या हमने वो कंज्यूम किया, नहीं, वो तो विदेशी लोगों ने, अब्रॉड के लोगों ने कंज्यूम किया। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, तो क्या इंडिया के अंदर कंजम्पशन के अंदर आएगा, वो नहीं आएगा। इसीलिए जो एक्सपोर्ट किया गया है हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। समझने की कोशिश करो, मैन्युफैक्चर कहां हुआ है, इंडिया के अंदर, क्या हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होना चाहिए, हाँ, लेकिन क्या वो कंजम्पशन के अंदर आएगा, नहीं, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कंज्यूम किया नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ है, हाँ, लेकिन हमने उस मैन्युफैक्चर को करने के बाद हमने क्या किया उसके साथ, वी हैव एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेल या एक्सपोर्ट कर दिया अब्रॉड में, लेकिन वो प्रोड्यूस कहां हुआ है, कंट्री के अंदर, इसलिए हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर उसका रोल रहेगा, क्योंकि उसने बोला है ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे वाला आप पॉइंट नहीं पढ़ रहे हो ठीक से, प्रोड्यूस्ड, क्या वर्ड बोला है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रही है उसको सबका टोटल लेना है। तो जो एक्सपोर्ट कर दिया, क्या वो इंडिया में प्रोड्यूस्ड है, यस, लेकिन क्या वो C प्लस आई प्लस जी में इंक्लूड है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने वो कंज्यूम किया ही नहीं है। यहां पास कौन से आइटम आते हैं जो हमने कंज्यूम कर लिए हैं, अब एक्सपोर्ट को भी हम ऐड कर देंगे, लेकिन हमने कुछ और चीजें, आप इंपोर्टेड मेकअप प्रोडक्ट्स, बहुत सारे गुड्स, अरे सब चाइना प्रोडक्ट, ये सब है, सब आप भी कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन वो कहाँ इंक्लूड हो गया, कंजम्पशन में, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी गुड्स को इंपोर्ट किया वो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। पैसे से बात किया जाता है, बिना पैसे वाली चीजों को तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान आ रहा है, हमने अभी ऊपर प्रिकॉशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा है, कोई ध्यान दे रहा है, जो any services rendered free of cost will not be considered here,
तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसने पूछा क्या अब्रॉड से जो सर्विसेज हम लोग यहाँ से बैठ के अब्रॉड में दे रहे हैं, क्या वो फ्री में दे रहे हैं? नहीं। यदि मॉनेटरी आ गया तो वो इंक्लूड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यदि फ्री में दे रहे हो तो इंक्लूड तो वैसे भी नहीं होने वाला। तो आप यहां से बैठ के उनको दो तो भी यहाँ पास क्या होगा, वो क्या माना जाएगा, इंडिया में प्रोड्यूस्ड हुआ है। ओके, वो सर्विसेज को इंडिया में इंडिया से रेंडर किया गया है तो वो आएगी। यस, यदि आपने, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जनरली क्या रहता है, आपने ये जो मैं लिख रहा हूं समझना, ये सब किस में है, क्रोर्स में है। सो मैंने 5 करोड़ का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, और 1 करोड़ का क्या किया है, इंपोर्ट किया है। तो 4 करोड़ नेट एक्सपोर्ट है जो हम ऐड करेंगे। लेकिन इसी की जगह मैंने बोला कि 4 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है और 10 करोड़ का हमने इंपोर्ट किया है, तो नेट हम क्या करेंगे, 6 करोड़ को हम लेस करेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? ओके, आगे आने वाले चैप्टर में इसके बारे में और भी चीजें दी हुई है कि कैसे प्लस माइनस किया जाएगा। ओके, प्लस यहां पास 4 होगा और यहां पास -6 होगा। डन। हम्म, देखो क्या होता है, सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नहीं होता है। हम इनको टर्म्स से कैसे डिनोट करते हैं, आपने जो बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो किस चीज के लिए होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए मेन आपने देखा। आप सर्विसेज जब काउंट करोगे तो हमारी सर्विसेज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। फिर उसके बाद आता है कि आपके पास ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज्यादा आज की डेट में इंडिया के पास है, ये तो सुना है बीच बीच में अभी, हाँ, न्यूज चैनल। हाँ, सो क्या बीसीसी है, क्रिकेट नहीं बोला मैंने, अभी सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स इंडिया के पास काफी एम्पल में, मतलब एक्सेस है। ओके, इसके बारे में आपने सुना हो न्यूज चैनल में तो वेल एंड गुड, नहीं तो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा है। फिर आप जो बोल रहे हो सर एक्सपोर्ट हमारे कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, गुड्स के बारे में बात कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बहुत कम होने चाहिए, राइट? लेकिन सिर्फ एक फैक्टर्स नहीं होते, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड वे एंड मींस जिसके कारण फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास, फॉरेन का पैसा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन करने से क्या एक्सचेंज होता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज? नहीं, देयर आर सर्विसेज एंड अदर टूरिस्ट सिस्टम एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब आप छोटी मोटी बातें करेंगे, अब वहां से गवर्नमेंट ने ह्यूज क्वांटिटी में कोई आर्म्स एंड एनिमेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सो इससे क्या आने वाला है, वो इंडियन रुपी में थोड़ी ना देंगे, हम मांगेंगे किस में, डॉलर में। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है बहुत ज्यादा है। और ये काम आप एज अ इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो इसको समझने की कोशिश करो। जब हमारे इंडियन रुपी की डिमांड कम होगी, डिमांड कैसे कम होती है, जब लोग उसका डिमांड नहीं कर रहे हैं, मतलब फॉरेन में उसकी डिमांड नहीं है, किसी को इंडियन रुपी चाहिए ही नहीं, मार्केट में मतलब सप्लाई ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, बोलेंगे ये लो डॉलर, हमारा रुपी दो। तो हम जितना एक्सेस रुपी मार्केट में होगा, हम उसको क्या करेंगे, खरीद लेंगे और डॉलर छोड़ देंगे या फॉरेन एक्सचेंज छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, हमारे वैल्यू मार्केट में जो हमारे रुपी अवेलेबल है वो क्या हो जाएगी, कम, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज से क्या होता है बताओ, डिमांड ज्यादा रहेगा तो आपके रुपी का वैल्यू और रेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा रहेगा 2,000 रुपए तो 2,000 रहेगा नहीं, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए क्या कहा जाता है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत एम्पल में होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए अब वो डिमांड और सप्लाई जैसे ही क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपके वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, सो गवर्नमेंट को जब उसको कंट्रोल करना होगा, आरबीआई को कंट्रोल करना होगा, तो वो अपने डिसीजन इजिली ले सकता है। कैसे, फॉरेन रिजर्व को एक्स्ट्रा वैसे भी है, छोड़ देगा, बोलेगा लेके जाओ। अब बहुत सी चीजें हैं, शब्दों का आप यहाँ पर यूज करेंगे तो नहीं काम चल पाएगा। करेंसी स्वैप आप बोल सकते हैं, करेंसी स्वैप तो हर चीज, आपको अब्रॉड जाना है तो आप भी वही करेंसी स्वैप या करेंसी एक्सचेंज बोले, वही होगा। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तब हम भी क्या करते हैं, बहुत बार हम फॉरेन एक्सचेंज में ही
हम जैसे नॉर्मल इंसान भी क्या करता है, हम उसको डॉलर में ही रखते हैं। बहुत सारे मेरे फॉरेन जो इनकम है वो मैं उसको डॉलर में ही रखता हूँ। जब रेट उसका क्या होता है, मतलब इंडियन रुपी का वैल्यू क्या होता है, डाउन होता है, तब जाके मैं उसको क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ किसमें, इंडियन रुपी में। नहीं तो क्या कर लगता है, अरे वैसे भी अपनी जेब से क्या जा रहा है, वहीं का वहीं रखते हैं, वहीं का वहीं काम चलता रहता है और अपन उसको कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि आपको लग रहा है बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। अमाउंट नॉमिनल हो तो कोई फर्क नहीं समझ में आएगा, जब अमाउंट मेजर हो तो बहुत इम्पैक्ट होता है। ओके इसीलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि नेपाल से या कि आसपास भूटान से बांग्लादेश में जो एक्सचेंज होता है जो गुड्स का, वो किस में होता है, इंडियन करेंसी में करने की कोशिश की जाती है रेदर देन फॉरेन एक्सचेंज में। मतलब जब हम भी पेमेंट करना रहता है ना, तो हमेशा हम क्या करते हैं, पेमेंट और रिसीट ऐसे कंट्री से हम क्या कर लेते हैं, आसपास से इंडियन करेंसी में ही करने की कोशिश करते हैं। आप जाके नेपाल में आप बोलोगे कि इंडियन रुपी दे दो और एक्सचेंज करो, तो वहाँ इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। कौन, नॉर्मल शॉपकीपर, चाय वाला, क्योंकि वैसे भी उनकी वैल्यू क्या है, कम है, लेकिन तब भी वहां एक्सेप्टेबल है इसलिए। अब मत बोलना इलीगल हो जाएगा वहां, ठीक है। नेक्स्ट आता है, समझ में आया ग्रॉस क्या था। अब नेट, जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाएगा तो नेट में सिर्फ एक चीज आएगी कि जो अमाउंट है जो निकाला गया है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज है, उसमें से हम क्या लेस कर देंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन, और हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपी, दैट इज स्टैंड्स फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आई क्या बात है? अब इसी को बेस रख के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम समझते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये डोमेस्टिक था, मतलब देश के अंदर जितना से प्रोड्यूस किया। अब क्या है नेशनल, मतलब देशवासी, देश प्रेमी, देश के बाहर जाके कुछ कमा रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं और कहां भेज रहे हैं, देश के अंदर। सो नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट अमाउंट पेड टू अब्रॉड। जैसे वो वहां अब्रॉड गए, पैसे खूब कमाए, लेके आए, और यहाँ के जो ये पेरिस दुबई घूमने जाते हैं, यहाँ से करेंसी लेके इंडिया की जाते हैं। सो या कि वहां के लोग आके यहाँ पास बिजनेस करते हैं, तो पैसे यहाँ से भी जाते हैं। तो नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड, बात समझ में आ रही है क्या? वहां देखो, एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड डूइंग बिजनेस इन सम अनदर कंट्री इज डिफरेंट थिंग। क्या ये बात आप तक समझ में आती है? सो आपके यहाँ आपके लोग जब जाके कनाडा, यूके, यूएसए में काम करते हैं और पैसे कमा के वो इंडिया में लाते हैं, दैट इज नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड। और ये पैसे आते हैं, और जब वहां के लोग यहाँ आके बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं और यहाँ से पैसे लेके जाते हैं, तो नेट पेमेंट फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। सो हम यहाँ पास क्या ऐड करेंगे, नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। पॉजिटिव आया तो ऐड करेंगे, निगेटिव आया तो लेस करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो जो फॉर्मूला था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, क्या ये किसी और से आपका मैच कर रहा है? जो अभी आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, वहां पर क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। तब जाके अपन उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमारा क्या निकल के आ रहा है। आप पढ़ क्या रहे हो, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और यहाँ पास डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम लिखा गया है कि किसी को जीडीपी चाहिए, किसी को एनडीपी चाहिए, किसी को जीएनपी चाहिए, किसी को एनएनपी चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको, अब आप सब होशियार हो, बताओ, जब डोमेस्टिक बोला तो वर्ड क्या आएगा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। समझ में आ रहा है? अब लेकिन जैसे ही वो कहीं डोमेस्टिक में नेट लगा देगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करेगा, तो क्या लेस कर देंगे, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। बोलना है, सिर्फ सुनना नहीं है। जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, देख लेते हैं क्या लिखा क्या है थ्योरी में उसके। इट इज अ ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो यहां पास ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एनुअली है, कंट्री में, एस्टिमेटेड में, सो प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ये सब हम इसको क्या बोलेंगे, ये देखो यहां पास एक वर्ड लिखा हुआ है रेसिडेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंट मतलब देशवासी जो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो देश के अंदर रह के प्रोड्यूस कर रहा हो या कि देश के बाहर जाके प्रोड्यूस कर रहा हो।
लेकिन वो है कौन? देश प्रेमी। और वो पैसा कहां से लेके आएगा? देश के अंदर लेके आएगा फाइनली। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, उस वो पैसे को भी अपन क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। लेकिन वो पैसे को हम कब ऐड करेंगे? उसने जब वहां कमा लिया अब्रॉड में और अपने पास रखा है, नहीं ऐड करेंगे। आपको देश की इनकम बढ़ानी है तो आप वो पैसा कहां लेके आओ? जिस दिन लेके आओगे तब हम उस दिन ऐड करेंगे। किसमें? तब बोलेंगे हम उसको नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा बहुत ही बचपने टाइप का लग रहा है होगा आपको, लेकिन हाँ ये फैक्ट है। जब तक पैसे इंडिया करेंसी में या इंडिया में नहीं आते, या तो फॉरेन एक्सचेंज में या तो इंडियन करेंसी में, तब तक हम उसको रिसीव फ्रॉम अब्रॉड नहीं बोलेंगे। समझ में आ रही है? आप कमा कमा के रखते जा रहे हो और आप बोलते हो कि मैं आपके इंटेंशन ही सही नहीं हो, तो आप देश प्रेमी कहां से कहलाओगे? ठीक है, चलें आगे। समझ में आ रहा है? अब बताओ क्या हो जाएगा आपका नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। अब जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? यदि मैं इसको बोलूं, एक सेकंड, मैं एन एन पी को क्या बोलूं, तब आपको समझ में आएगा क्या? ये देखो, एन एन पी इज इक्वल टू जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन। क्या ये सही है? वही तो लिखा भी है। अब वही जी एन पी क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी है। ठीक है, ये क्या है आपका? बोलो, ये जी एन पी है, फॉर्मूला है। माइनस उसके आगे कर दिया डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा आपका? एन एन पी। समझ रहे बात? अब 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 एन एन पी का और क्या तरीका है? देखो, जीडीपी माइनस प्लस करना है आर माइनस पी। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, एन एन पी है। ये अभी तक क्या आ गया बता? ये जी एन पी आ गया है। ये क्या है? जी एन पी है। और माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया तो एन एन पी आ जाएगा। सो आपको एग्जाम में अभी तो नहीं, लेकिन फाउंडेशन लेवल में, ऑब्जेक्टिव में, या कि आगे आप चल के जब कोई एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपियर करते हो, तो वहां पास इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके सामने रखे जाते हैं। पूछते हैं बताओ क्या है ये। जी, बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। एनडीपी एनडीपी पी माइनस, नहीं बराबर है उसका, एनडीपी एनडीपी माइनस प्लस आर माइनस पी। यही परमेंटेशन कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा। चलो आ जाओ, कुछ अपन प्रैक्टिस करते हैं। चलो पहले सब साथ में बोलेंगे। पहले क्या है? जीडीपी। बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एनडीपी, दो फॉर्मूला इसके। पहला, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा फॉर्मूला, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। चलो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सबसे पहले सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। इसका दूसरा फॉर्मूला, जीडीपी प्लस आर माइनस पी। और कुछ हो सकता है क्या? करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही आपके लिए चला जाएगा। एन एन पी। फर्स्ट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा फॉर्मूला, जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन। ये तो इजी हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, जीडीपी प्लस आर माइनस पी माइनस डेप्रिसिएशन। फोर्थ, जी नहीं, एनडीपी, हट जाओ तुम, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस आर माइनस पी। बोलोगे डेप्रिसिएशन, इसी के अंदर नेट के अंदर आ गया। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन एक चीज और पढ़ते हैं।
भाई है ना, वहां का नहीं, वहां से सिर्फ रिसीट होता है, पैसे आते हैं। यहाँ पास पैसों के बारे में बस बात किया, यहाँ गुड्स के बारे में बात नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। ये क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक से आपको क्या समझ में आता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम समझ में आता है। जब नेट से क्या समझ में आता है आपको? माइनस डेप्रिसिएशन समझ में आता है। फिर नेशनल से क्या समझ में आता है आपको? आर माइनस पी को क्या करना है? ऐड करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इसका। अब इसमें से आपको क्या लिखना है एक बार जल्दी से देख लीजिए, और इसको कहीं ना कहीं बुक के आसपास कहीं जगह हो, मार्जिन में, साइड में, पीछे, एक्सरसाइज के पास, कहीं पास लिख लीजिए। गलती से याद आ जाए, कभी कुछ तो किया था ऐसा हमने। फास्ट। डन। शाड़ी। नहीं, कुछ काम नहीं आती फोटो। हमने भी पढ़ाई की है, हमने भी बहुत फोटो लिए थे। देखे नहीं उसके बाद, वो आज भी पता नहीं कहीं तो पड़े होंगे गूगल फोटोज में, जगह भर के रखे। डन। आई होप दिस इज डन फॉर यू ऑल। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको ध्यान दे रहे हो, मैं एकदम फ्रेश से, जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने क्योंकि अभी भी मैंने जूम आउट करके आपको दिखाने की कुछ कोशिश कर रहा हूं। मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आ गया है, लिखा हुआ है। अब आपको किस लेवल से स्टडी करना है और कितना इंपॉर्टेंट है उसको फ्रेशली हम इसको बहुत डिटेल से, अच्छे से हम इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और इस तरह से हमारा क्या होगा, ये चैप्टर भी एंड होगा। डन। So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.